वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो प्रिय दोस्तों एवं छात्र छात्राओं, ध्यान देना, आपका पाठ नंबर 3 आनुवांशिकी जेनेटिक्स, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था प्रभावता का नियम। क्या पढ़ाया था? प्रभावता का नियम या मेंडल का प्रथम नियम। आज आपके लिए एक नया टॉपिक, अगला नियम कौन सा है? मेंडल का दूसरा नियम कौन सा है? पृथक्करण का नियम। तो ध्यान देना दोस्तों, दूसरा नियम मैं आपको समझा रहा हूँ, पृथक्करण का नियम। और मैंने बताया था कि पृथक्करण का जो नियम होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं? या लगा के लिख लेना, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या होता है? युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो ध्यान देना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी पृथक्करण का नियम। कौन सा है? पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो प्रश्न बनता है दोस्तों, नोट करना कि पृथक्करण, प्रश्न नोट कर लेना, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। आ रही बात समझ में? प्रश्न नोट करना अपनी नोटबुक में, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या है, समझाइए। आई बात समझ में? पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या है, समझाइए। या इस प्रश्न को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ध्यान देना, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं कि मेंडल के द्वितीय नियम को समझाइए, अथवा लगा के लिख लेना, मेंडल के द्वितीय नियम को समझाइए। जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उसका जो द्वितीयक नियम है वो हमें क्या करना है? समझाना है। तो कैसे भी प्रश्न लिख लेना, दो तरह से प्रश्न इसमें आ जाता है बोर्ड में कि भाई पृथक्करण का नियम क्या है या युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या है, समझाइए। अथवा लगा के लिख लेना, मेंडल का द्वितीय नियम क्या है, समझाइए। आई बात समझ दोस्तों। और इसे बीज संयोजन का नियम भी कहते हैं। कि क्या कहते हैं दोस्तों? इसे बीज संयोजन का नियम। आई बात समझ में? बीज संयोजन का नियम भी कहते हैं। तो 3 नाम हो गए इसके। कौन कौन से नाम हो गए? नंबर 1 पृथक्करण का नियम, नंबर 2 युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा कौन सा हो गया? बीज संयोजन का नियम। कौन सा हो गया दोस्तों? बीज संयोजन का नियम। तो चलते हैं दोस्तों, ध्यान देना, हेड डालना, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो देखिए, यह नियम भी एक संकर संकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? एक संकर संकरण पर। तो लिखना, यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। यह नियम एक संकर संकरण पर। और एक संकर संकरण आप जानते ही हैं दोस्तों कि वह संकरण जिसमें केवल एक लक्षण की वंशानुगति का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक संकर संकरण कहते हैं दोस्तों। तो वही बात यहाँ पर, यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। आई बात समझ में? लिख लेना, यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। आई बात समझ में? आगे लिखना इसमें, इस नियम के अनुसार, ध्यान देना, आगे लिखना इसमें, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब 2 विपरीत लक्षण वाले, या विपर्यासी कर लेना, तो इसमें इन्वर्टर कॉमा प्राप्त करना, जब 2 विपरीत या विपर्यासी भी कहते हैं इसको, जब 2 विपरीत लक्षणों वाले, जब 2 विपरीत लक्षणों वाले एक ही जाति के, जब 2 विपरीत लक्षणों वाले एक ही जाति के 2 पौधों, एक ही जाति के 2 पौधों या जनकों के मध्य में, या जनकों के मध्य में, या बीच में, या जनकों के बीच, या जनकों के बीच संकरण कराया जाता है, संकरण कराया जाता है।
क्या कराया जाता है दोस्तों? संकरण कराया जाता है। आई बात समझ में? ध्यान देना दोबारा से। पृथक्करण का नियम या यौगिकों की शुद्धता का नियम बता रहा हूँ, जिसे हम बीज संयोजन के नियम के नाम से भी जानते हैं। और ये ग्रेगर जॉन मेंडल का कौन सा नियम है? द्वितीयक नियम है। कौन सा नियम है दोस्तों? द्वितीयक नियम है, सेकेंडरी लॉ है, ठीक है ना, सेकंड लॉ। तो देखिए मैंने लिखा है इसमें, यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। एक संकर संकरण आप जानते ही हैं। और इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षणों वाले, यानी इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत मतलब विपर्यासी, जब दो विपरीत लक्षणों वाले एक ही जाति के दो पौधों या जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है। आई बात समझ में? तो उनकी F1 पीढ़ी में, और F1 पीढ़ी का मतलब समझ जानते ही दोस्तों आप, प्रथम पीढ़ी। तो उनकी F1 पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में दोस्तों? F1 पीढ़ी में संकर पौधे प्राप्त होते हैं। लिखना इस बात को, संकर पौधे प्राप्त होते हैं। कौन से पौधे प्राप्त होते हैं? संकर पौधे। तो उनकी F1 पीढ़ी में संकर पौधे प्राप्त होते हैं। आई बात समझ में? आ रही बात समझ में यहाँ तक? और केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं। कौन से लक्षण प्रकट होते हैं? केवल प्रभावी, और केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, और केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। वही बात हो गई ना, तक प्रभावता तक। क्योंकि आप जानते हैं प्रभावता के नियम में भी क्या होता है? यही तो होता है कि F1 पीढ़ी में केवल क्या प्रकट होते हैं? केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। तो वही बात यहाँ पर चल रही है कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले एक ही जाति के दो सदस्यों या दो जनकों या दो पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो उनकी F1 पीढ़ी में संकर पौधे प्राप्त होते हैं, और केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों? प्रभावी। लेकिन दूसरी पीढ़ी के पौधों में, आगे लिखना इसमें, और लेकिन ध्यान देना, लेकिन दूसरी पीढ़ी के पौधों में, दूसरी पीढ़ी के पौधों में, लेकिन दूसरी पीढ़ी के पौधों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक सुनिश्चित अनुपात प्राप्त होता है। लक्षणों का एक सुनिश्चित अनुपात प्राप्त होता है। आई बात समझ में? सुनिश्चित अनुपात प्राप्त होता है। आई बात समझ दोस्तों? लेकिन दूसरी पीढ़ी के पौधों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक सुनिश्चित अनुपात प्राप्त होता है। आई बात समझ में? आगे इसमें गौर देना दोस्तों, क्योंकि प्रथम पीढ़ी के, समझना इसमें, क्योंकि प्रथम पीढ़ी के, कौन सी पीढ़ी के? प्रथम पीढ़ी के। क्योंकि प्रथम पीढ़ी के, आ रही बात समझ दोस्तों? प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना, क्योंकि प्रथम पीढ़ी के साथ साथ रहने पर भी, क्योंकि प्रथम पीढ़ी के साथ साथ रहने पर भी, क्योंकि प्रथम पीढ़ी के साथ साथ, तो क्योंकि प्रथम पीढ़ी के साथ साथ रहने पर भी, क्योंकि प्रथम पीढ़ी के साथ साथ रहने पर भी गुणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है। गुणों का आपस में, रहने पर भी गुणों का आपस में
आपस में मिश्रण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? आपस में मिलते नहीं हैं, साथ साथ रह रहे हैं फिर भी क्या नहीं होते हैं? मिलते नहीं। क्यों? प्रथम पीढ़ी में आप जानते हैं कैसे पौधे प्राप्त हुए? संकर लंबे। कैसे पौधे प्राप्त हुए दोस्तों? संकर लंबे। तो होना क्या चाहिए था कि गुण आपस में मिल जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि प्रथम पीढ़ी के साथ साथ रहने पर भी गुणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है, मिश्रण नहीं होता है। आई बात समझ में प्रिय छात्र छात्राओं? मिश्रण नहीं होता है। और युग्मक निर्माण के समय युग्मक निर्माण के समय गुण पृथक पृथक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गुण पृथक पृथक हो जाते हैं। युग्मक निर्माण के समय जो गुण हैं, इनके गुण कैसे हो जाते हैं? पृथक पृथक हो जाते हैं। गुण पृथक हो जाते हैं। आई बात समझ में? गुण पृथक हो जाते हैं। और युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। और युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। क्या बनी रहती है? युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। आई बात समझ में? इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। आई बात समझ में? ध्यान देना प्रिय छात्र एवं छात्राओं, ये आपका चल रहा है पृथक्करण का नियम। तो इसमें मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ध्यान देना, समझना प्रिय छात्र एवं छात्राओं, कि जो F1 पीढ़ी के पौधे प्राप्त हुए हैं, तो F1 पीढ़ी के जो पौधे प्राप्त हुए हैं तो उनमें सामान्यतः क्या होना चाहिए? गुणों का मिश्रण हो जाना चाहिए था। उदाहरण ऐसे समझो आपकी, कहते हैं ना, संगति का क्या होता है? असर होता है। क्या होता है? संगति का असर पड़ता है। कहते हैं ना भाई, अगर आप बुरे बच्चों के साथ रहेंगे, बदमाश बच्चों के साथ रहेंगे, तो आप भी ऐसे हो जाएंगे। कहते हैं ना भाई, एक जो गंदी मछली होती है पूरे तालाब को क्या कर देती है? गंदा कर देती है। या जैसे एक सड़ा आम है और वो सही आमों के मध्य में रख दिया जाए तो बाकी के जितने भी आम हैं वो भी क्या हो जाते हैं? सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। लेकिन इस नियम में उन्होंने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने यह बताया है कि भाई जो युग्मक हैं, जो क्या हैं? युग्मक हैं, और जिनके गुण कैसे होते हैं, यानी प्रथम पीढ़ी में कैसे प्राप्त हो रहे हैं, हमें संकर पौधे प्राप्त होते हैं, यानी प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं। उन्हें क्या चाहिए था? इन गुणों का मिश्रण हो जाना चाहिए था। लेकिन जैसे ही, यानी क्योंकि प्रथम पीढ़ी के साथ साथ रहने पर भी गुणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है, और युग्मक निर्माण के समय गुण कैसे हो जाते हैं? पृथक पृथक हो जाते हैं। यानी लंबेपन के गुण भिन्न प्रकट हो जाते हैं, बौनेपन के भिन्न हो जाते हैं, और संकर लंबे के भिन्न प्राप्त हो जाते हैं। यानी गुणों का आपस में क्या नहीं होता है? मिश्रण नहीं होता है। जबकि होना क्या चाहिए था? गुणों का मिश्रण हो जाना चाहिए था। इसलिए गुणों का जब मिश्रण ही नहीं हो रहा है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम, या युग्मक क्या हो जाते हैं? पृथक पृथक हो जाते हैं, इसलिए इसे पृथक्करण के नियम के नाम से जानते हैं। आई बात समझ दोस्तों? इसको मैं इस तरह भी आपको अथवा में ध्यान रखना, मैं अथवा इसका बता रहा हूँ, इस परिभाषा को बहुत इजी भी है अथवा में, तो ध्यान देना अथवा में क्या है, इस परिभाषा को भी याद कर लेना, लिखना इसको भी नोटबुक में, कि F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों में, F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों में, F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों के मध्य, F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों के मध्य स्वपरागण, क्या कराने पर दोस्तों? स्वपरागण,
स्वपरागण कराने पर, F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों के मध्य स्वपरागण कराने पर, स्वपरागण कराने पर, आई बात समझ, स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में दोस्तों, F2 पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में युग्मक, F2 पीढ़ी में युग्मक, ध्यान देना, युग्मक जीवन पर्यंत, युग्मक जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत साथ साथ रहते हुए, जीवन पर्यंत साथ साथ रहते हुए भी, जीवन पर्यंत साथ साथ रहते हुए भी पृथक हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसलिए इसे पृथक्करण का नियम, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। आई बात समझ दोस्तों कि इसे क्या कहते हैं, इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। ध्यान देना, गौर देना दोस्तों कि F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों के मध्य में स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में युग्मक जीवन पर्यंत साथ साथ रहते हुए भी पृथक हो जाते हैं। कि भाई जो F1 पीढ़ी के जो पौधे हैं वो साथ साथ हैं, लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, अगली पीढ़ी प्राप्त करते हैं, कौन सी, F2, तो जो उनके युग्मक हैं वो क्या हो जाते हैं, पृथक पृथक हो जाते हैं। इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। आई बात समझ में। एक लाइन और इसमें ध्यान रखना कि F2 पीढ़ी में शुद्ध, F2 पीढ़ी में शुद्ध एवं अशुद्ध, F2 पीढ़ी में शुद्ध एवं अशुद्ध युग्मक साथ साथ आ जाते हैं, यानी शुद्ध एक तरफ और अशुद्ध एक तरफ। आई बात समझ। F2 पीढ़ी में शुद्ध एवं अशुद्ध युग्मक साथ साथ आ जाते हैं, साथ साथ आ जाते हैं, साथ साथ आ जाते हैं। इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं। आई बात समझ दोस्तों कि भाई जो F1 पीढ़ी है, तो F1 पीढ़ी से जो प्राप्त पौधे हैं उनके मध्य में जो हम स्वपरागण कराते हैं, तो F2 पीढ़ी में जो युग्मक हैं जो जीवन पर्यंत कहाँ रहे हैं, साथ साथ, कौन सी पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में। और जैसे हम F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी प्राप्त की है हमने स्वपरागण के द्वारा, तो जो युग्मक जीवन पर्यंत जो साथ साथ रहते हुए भी क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, यानी उनके गुण क्या हो जाते हैं, पृथक पृथक हो जाते हैं, शुद्ध एक तरफ अशुद्ध एक तरफ। आई बात समझ में। इसलिए इसे पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। और F2 पीढ़ी में शुद्ध एवं अशुद्ध युग्मक भी साथ साथ आ जाते हैं, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो ये आपका दूसरा नियम। तो एक बार और देखना दोस्तों, पृथक्करण का नियम क्या है समझाइए। तो ध्यान देना, यह नियम एक संकर संकरण पर क्या है, आधारित है। किस पर आधारित है दोस्तों, एक संकर संकरण पर आधारित है। आई बात समझ में। और इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षणों वाले, कौन से, दो विपरीत लक्षणों वाले एक ही जाति के दो जनकों के मध्य में, एक ही जाति के दो जनकों के मध्य में दो पौधों के बीच में जब संकरण कराया जाता है, तो उनकी F1 पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में संकर पौधे प्राप्त होते हैं। जैसे प्रभावता के नियम में देखा आपने, कैपिटल टी और एक कौन सी थी, स्मॉल टी। तो कैसे पौधे थे वो, संकर लंबे।
तो उसे हम क्या बोलते हैं, केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। लेकिन दूसरी पीढ़ी के पौधों में, दूसरी पीढ़ी मतलब F2 पीढ़ी में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक सुनिश्चित अनुपात प्राप्त होता है, क्योंकि प्रथम पीढ़ी के साथ साथ रहने पर भी गुणों का आपस में क्या नहीं होता है, मिश्रण नहीं होता है। होने को क्या होता है कि दोस्तों कहते हैं भाई संगति का असर होता है, क्योंकि F1 पीढ़ी में यानी केवल कौन से लक्षण प्रकट होते हैं, प्रभावी। तो सभी पौधे कौन से प्राप्त होने चाहिए, F2 पीढ़ी में प्रभावी होने चाहिए थे। इसका मतलब तो यह है, लेकिन प्रभावी प्रकट ना होकर जो युग्मक हैं, युग्मक कौन कौन से लिए थे हमने, बौने भी लिए थे और कौन से लिए थे, लंबे भी लिए थे। तो वो क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। आई भाषा में युग्म निर्माण समय गुण क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं या प्रकट हो जाते हैं, और युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। आई बात समझ दोस्तों। तो ये आपकी परिभाषाएं, अब इसको मैं चेकर बोर्ड के द्वारा समझा रहा हूँ, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण। चेकर बोर्ड के द्वारा इसको समझा के बता रहा हूँ, तो ध्यान देना भाई, समझना, और नोटबुक में इनको नोट किया करो और तुरंत इनको याद किया करो। बहुत महत्वपूर्ण पाठ आपका जेनेटिक्स, जो कि 4 अंक का है। कितने अंक का है प्रिय छात्र छात्राओं, 4 नंबर का। इसमें से केवल एक प्रश्न आता है 4 नंबर का, यानी बड़ा प्रश्न आता है एक 4 नंबर का इसमें आपके सिलेबस के अनुसार। तो बहुत महत्वपूर्ण पाठ है ये, ठीक है ना। और दोस्तों अधिक से अधिक चैनल को लाइक किया करो, शेयर किया करो। तो देखिए चलते हैं, प्रयोग के द्वारा समझा रहा हूँ। तो देखिए प्रयोग में क्या है, वो ही हमें क्या करना है, प्रयोग में ध्यान देना, समझना, यानी जो इसका प्रयोग है, प्रयोग में ध्यान देना, समझना। क्या करते हैं प्रयोग में कि हमें क्या लेने, लंबे पौधे लेने, और कौन से लेने, बौने। कौन से लेने, बौने। आई बात समझ में, क्या लेने, बौने। क्योंकि जो 2 विपरीत लक्षण लेने, तो वो 2 विपरीत लक्षण कौन कौन से हो गए, लंबे हो गए, और कौन से हो गए, बौने हो गए। कौन से हो गए, बौने। अब देखिए लंबेपन को किससे प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी, क्योंकि समयुग्म जी। कैसे युग्म लिए जाते हैं, समान। तो युग्म लिए कि नहीं लिए, लंबे हो गए। कैसे पौधे हो गए, लंबे। आई बात समझ में, कैसे हो गए, लंबे। और बौनों को किससे, यानी जो जिस लक्षण को हम, प्रभावी लक्षण को जिस अक्षर से प्रेजेंट करते हैं उसी का स्मॉल अक्षर लिया जाता है। तो स्मॉल इसका कौन सा लेते हैं, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये भी कौन से हो गए, समयुग्मजी हो गए। कौन से हो गए, समयुग्मजी। आई बात समझ में। ये कौन से पौधे हो गए, लंबे पौधे हो गए। क्योंकि आप जानते हैं पादप की ऊंचाई केवल एक लक्षण का अध्ययन करते हैं, क्योंकि एक संकर संकरण पर आधारित है कि नहीं है। क्योंकि ये नियम किस पर है, एक संकर संकरण पर क्या है, आधारित है। इसलिए इसमें गौर देना, इसलिए इसमें केवल एक लक्षण लिया है हमने, कौन सा, पादप की ऊंचाई। अब पादप की ऊंचाई के आधार, पादप कितने प्रकार के होते हैं, 2, लंबे और बौने। तो लंबे पौधों किससे प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। टेलमान लंबा होता है, और इसी के स्मॉल लेटर से किसको, अप्रभावी लक्षण जो बौने हैं उनको प्रेजेंट करते हैं। आई बात समझें। तो ये कौन सी पीढ़ी हो गई अपनी, ध्यान देना, यानी जनक पीढ़ी हो गई। कौन सी पीढ़ी हो गई, जनक पीढ़ी। आई बात समझ में, जनक पीढ़ी है ये। कौन सी पीढ़ी है, जनक पीढ़ी। पी पीढ़ी के नाम से भी जानते हैं, क्या कह देते हैं इसको, पी। आई बात समझ में, पी पीढ़ी भी कह देते हैं। अब इनके मध्य में क्या कराना है, संकरण। संकरण मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो क्या तैयार होंगे, युग्मक। तो मैंने बताया दोनों अक्षर कैसे हैं, समान, समयुग्म जी हैं। और जब युग्म समान होते हैं तो केवल क्या लेते हैं, केवल एक अक्षर लेते हैं। तो दोनों में से क्या ले लिया, एक कैपिटल टी ले ली। इधर भी कैसे हैं, दोनों समान। युग्मक तैयार करेंगे, कितना लेंगे, 1। तो ये क्या हो गए, युग्मक हो गए। क्या हो गए, युग्मक हो गए। और इनके मध्य में क्या करा दिया हमने, संकरण। तो जब संकरण करा देते हैं, ध्यान देना, जब संकरण करा दिया इनके मध्य में दोस्तों, तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। आई बात समझ में। तो कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो गई है, F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो गई, F1 पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी। तो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले परिभाषा में, F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं, संकर लंबे। कैसे प्राप्त होते हैं, संकर लंबे। तो यहाँ लिख देंगे कैसे लंबे हैं, संकर लंबे। कैसे हैं, संकर लंबे। और साइंस की भाषा में बात करें तो दोनों युग्म कैसे हैं, भिन्न भिन्न हैं। एक कैपिटल टी और एक कैसा, स्मॉल टी। इसलिए कैसे हो गए, विषम युग्मजी हो गए। कैसे हो गए, विषम युग्मजी। आई बात समझ में। भाई एक जैसे थोड़ी है, एक जैसे होते हैं सम, लेकिन कैसे हैं, विषम युग्मजी हैं।
विषम युग्मजीय लंबे हैं। अब आगे चलते हैं परिभाषा के अनुसार। तो क्या कर परिभाषा में क्या बताया कि F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों के मध्य में, F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों के मध्य में क्या कराने पर, स्वपरागण कराने पर, क्या कराने पर, स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में युग्मक क्या होते हैं, जीवन पर्यंत साथ रहते हुए भी क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। तो स्वपरागण कराइए भाई, स्वपरागण कराएंगे। तो देखो इधर क्या ले लिया हमने, नर, कौन से युग्मक ले लिए, नर, और इधर कौन से ले लिए, माना मादा, क्या ले लिए, मादा। आई बात समझ में। तो भाई ये हो गए नर युग्मक, और ये कौन से हो गए, मादा युग्मक। अब युग्मक तैयार करते हैं। तो देखिए दोनों युग्मक कैसे हैं, भिन्न है, ये कैपिटल और ये स्मॉल है, इसलिए दोनों युग्मक तैयार होंगे। कैसे होंगे, दोनों युग्मक तैयार होंगे। आई बात समझ में। तो टी और टी, आई बात समझ में। और इधर क्या हैं, इधर भी युग्मक कैसे हैं, F1 पीढ़ी के हैं, युग्मक तैयार कर रहे हैं स्वपरागण के द्वारा। तो ये भी कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अगर एक जैसे युग्म ये होते, यानी ये जो एक जैसे होते तो क्या करते, केवल एक लेते, यानी केवल एक लेते हैं, जैसे इसमें लिया है, दोनों समयुग्मजीय हैं, केवल एक। लेकिन यहाँ पर कैसे हैं, विषम युग्मजीय हैं, इसलिए युग्मक भी कैसे तैयार होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। कैसे होंगे, भिन्न भिन्न। तो भाई कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। आई बात समझ में। अब इनके मध्य में हम क्या करते हैं, चेकर बोर्ड बनाते हैं। तो देखिए चेकर बोर्ड इस तरह तैयार होता है आपका, ध्यान देना, इस तरह। और चेकर बोर्ड की विशेषताएं होती हैं, समझना प्रिय छात्र एवं छात्राओं, कि जो अपनी क्षैतिज लाइनें होती हैं, कौन सी लाइनें होती हैं, क्षैतिज, यानी जो बाएं से दाएं, इस तरह मैं अब खींच रहा हूँ ना, ये बाएं से दाएं, इस तरह बाएं से, ये बाएं से दाएं, वो तो होती हैं क्षैतिज। कौन सी लाइन कहलाती हैं, क्षैतिज। और ऊपर से नीचे इस तरह, ऊपर से नीचे इस तरह, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लंबवत। जो लंबवत होती हैं वो तो क्या होती हैं, उसमें तो लिखते हैं हम मादा को। किसको लिखते हैं, मादा युग्मक को। तो देखिए भाई इस तरह इसमें कोष्टक के दो विभाजन कर लेना। तो इधर क्या हो गए, नर, और इधर क्या हो गए, मादा। तो देखिए नर युग्मक को हम ओ और इस तरह के चिन्ह के द्वारा प्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ। पनेट ने, ये पनेट विधि, चेकर बोर्ड भी कहते हैं इसको, पनेट ने खोजा था इसको सबसे पहले। और युग्मक को ओ प्लस, युग्मक को यानी मादा युग्मक को ओ प्लस। आई बात समझें, ध्यान देना, यहाँ पर लिख लेना। नर युग्मक को किससे प्रेजेंट करते हैं, नर युग्मक को प्रेजेंट करते हैं ओ और इस तरह। आई बात समझें। और मादा युग्मक को प्रेजेंट करते हैं ओ प्लस। किससे करते हैं, ओ प्लस। नर युग्मक को कहाँ लिखते हैं, क्षैतिज पंक्ति में। कहाँ लिखते हैं, क्षैतिज में। आई बात समझ में। और मादा को कहाँ लिखते हैं, लंबवत पंक्ति में, जिसको हम ऊर्ध्वाधर के नाम से भी जानते हैं, ऊर्ध्वाधर। आई बात समझें। तो ये ऊर्ध्वाधर भी कह देते हैं। तो नर युग्मक कहाँ लिखा जाता है, क्षैतिज में। तो ये क्षैतिज हैं, जो बाएं से दाएं जाती हैं, जो लाइनें इस तरह, इधर से अगर खींचें तो ये इधर इधर हैं, इस तरह जाती हैं, बाएं से दाएं। और ऊपर से इस तरह नीचे वो कौन सी होती हैं, लंबवत होती हैं, जिनमें ऊर्ध्वाधर के नाम से भी जानते हैं। तो मादा युग्मक कहाँ होते हैं, लंबवतों में लिखे जाते हैं, और नर युग्मक क्षैतिजों में। तो लिख लीजिए युग्मकों को, कैपिटल टी और स्मॉल टी। मादा में भी कितने युग्मक हैं, दो, ये कैपिटल और स्मॉल। परस्पर क्या कराना है हमें, इनका क्रॉस कराना है दोस्तों। क्या कराना है, इनका क्रॉस कराना है, गुणा कराना है। तो इसका गुणा इसके साथ कैपिटल कैपिटल, इसका गुणा इसके साथ कैपिटल स्मॉल, इस स्मॉल का गुणा कैपिटल साथ। तो हमेशा कैपिटल अक्षर पर लिखा जाता है, कैपिटल और स्मॉल। इसका गुणा इसके साथ स्मॉल स्मॉल। आई बात समझ। अरे पहले मादा का इन दोनों युग्मकों से गुणा, पहले युग्मक का, फिर मादा के दूसरे युग्मक का इन दोनों से गुणा। तो या कैपिटल टी का गुणा कैपिटल टी से, तो कैपिटल 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 गुणा स्मॉल से, तो कैपिटल और स्मॉल, स्मॉल गुणा फिर कैपिटल से, कैपिटल और स्मॉल, और फिर स्मॉल स्मॉल गुणा, दोनों स्मॉल स्मॉल आ जाते हैं। तो ये कौन सी पीढ़ी तैयार हो गई हमारे पास, ये हो गई दोस्तों F2 पीढ़ी। कौन सी हो गई, F2 पीढ़ी। आई बात समझ में, कौन सी पीढ़ी हो गई, F2 पीढ़ी। अब इसका लक्षण प्रारूप अनुपात निकालते हैं। तो देखिए लक्षण प्रारूप अनुपात, ध्यान रखना, लक्षण प्रारूप अनुपात निकालते हैं।
और क्या निकालते हैं, जीन प्रारूप अनुपात। तो देखिए लक्षण प्रारूप अनुपात में मैंने आपको बताया किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को, परिभाषाएं तकनीकी शब्दों में, आनुवांशिक शब्दावली में ये परिभाषा दे रखी है लक्षण प्रारूप। तो ध्यान देना, किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप, और किसी सजीव की आनुवांशिक रचना को क्या कहते हैं, जीन प्रारूप। तो प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना, लक्षण प्रारूप किसी सजीव की जो बाह्य प्रतीति होती है वो लक्षण प्रारूप कहलाती है, और जीन प्रारूप में आनुवांशिक रचना। आई बात समझे, तो लक्षण प्रारूप देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सामान्यतः यह समझो कि लक्षण प्रारूप में जो हमारे पास युग्मक हैं उनका केवल पहला अक्षर देखा जाता है। तो देखिए यहाँ कितने अक्षर हैं युग्मक में, 2 हैं। यहाँ पर भी कितने, 2 हैं। इसमें भी कितने, 2 हैं। इसमें भी कितने, 2 हैं। लेकिन मैंने कहा अभी बताया कैसा लक्षण, कौन सा, दोनों युग्मकों में पहला अक्षर देखा जाता है। पहला अक्षर कैसा है, कैपिटल। इसमें भी पहला अक्षर कौन सा है, कैपिटल टी। इसमें भी कौन सा है, कैपिटल टी। इसमें कौन सा है, स्मॉल टी। तो क्या अनुपात आ गया, 3:1, यानी 3 पौधे कैसे हैं, लंबे, और 1 पौधे कैसा है, बौना। भाई कैपिटल किसको प्रेजेंट करता है, लंबे को। ये भी कैपिटल टी किससे प्रेजेंट कर रहा है, लंबे को। ये भी किसको प्रेजेंट कर रहा है, लंबे को, और एक किससे प्रेजेंट कर रहा है, बौने को। तो क्या आ गया, 3:1, यानी 3 पौधे कैसे हैं, लंबे, और 1 पौधा कैसा है, बौना। लंबे अनुपात बौना। आई बात, 3:1। माना 100 पौधे हैं, 100 में से 75 कैसे होंगे, लंबे, और 1 कैसा होगा, बौना। आई बात समझ दोस्तों। अब इसका देखते हैं जीन प्रारूप अनुपात। तो जीन प्रारूप अनुपात किसी सजीव की आनुवांशिक रचना। अब आनुवांशिक रचना में दोस्तों मैं शाब्दिक अर्थ बता देता हूँ, नॉर्मल वे, कि दोनों अक्षर देखते हैं। कौन से अक्षर देखते हैं, दोनों। अब देखिए यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल टी दोनों कैसे हैं, कैपिटल इसका लोग कैसे हैं, लंबे हैं। कैसे हैं, लंबे। अब देखो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी कैसे हैं, लंबे तो हैं, लेकिन कैसे हैं, अशुद्ध लंबे हैं। क्यों, लंबेपन के भी गुण हैं और बौनेपन के भी। इसमें देखो एक कैपिटल और एक स्मॉल, ये कैपिटल और एक स्मॉल, तो कैसे हैं, अशुद्ध लंबे हैं। और ये कौन से हैं, अपने कौन से हैं, दोनों स्मॉल, तो कौन से हो गए, बौने हो गए। तो क्या अनुपात आया, 1:2:1, क्योंकि देखिए एक कैपिटल टी और कैपिटल टी हैं, 2 कैसे हैं, एक कैपिटल टी और कैसी है, स्मॉल टी हैं, और एक कैसा है, दोनों स्मॉल, यानी शुद्ध बौने। कैसे हो गए, शुद्ध बौने हैं। ये कैसे हो गए, अशुद्ध लंबे हो गए, संकर लंबे हो गए, और ये कैसे हो गए, शुद्ध हो गए। तो जीन प्रारूप अनुपात क्या आता है दोस्तों, 1:2:1, और लक्षण प्रारूप क्या आता है, 3:1। लक्षण प्रारूप में केवल पहला अक्षर देखते हैं। तो पहला अक्षर देखो, कैपिटल टी, और इसमें स्मॉल टी। 3:1, 3 पौधे लंबे हैं और एक कैसा है, बौना है। लेकिन जीन प्रारूप में यानी दोनों अक्षर देखे जाते हैं। आई बात समझ, दोनों युग्मकों के दोनों अक्षर देखे जाते हैं, दोनों प्रतीक देखे जाते हैं। दोनों प्रतीक देखो, कैपिटल तो कैसे हैं, शुद्ध लंबे। कैसे, कैपिटल स्मॉल कैसे हैं, लंबे तो हैं, लेकिन कैसे हैं, अशुद्ध लंबे। तो ऐसे कितने पौधे हैं, 2 हैं। तो मैंने क्या लिख दिया, 2। और स्मॉल टी कैसे हो गए, शुद्ध बौने। तो 1:2:1। तो यह है आपकी पृथक्करण का नियम, और यह युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो वही बात है ना, F1 पीढ़ी के पौधों में जब स्वपरागण कराते हैं, तो F2 पीढ़ी में जो युग्मक जीवन पर्यंत साथ रही हैं, देखिए जीवन पर्यंत कैसे हैं, साथ रही हैं, कैसे हैं, संकर लंबे। तो इसमें भी संकर लंबे होने चाहिए थे, लेकिन F2 पीढ़ी में जो युग्मक हैं वो कैसे हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, शुद्ध एक तरफ, अशुद्ध एक तरफ। देखो शुद्ध, अशुद्ध, और ये भी शुद्ध है कि नहीं, युग्मक कैसे हो गए, पृथक हो गए। इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं ना, संगति का असर। लेकिन यहाँ पर संगति का असर नजर नहीं आ रहा। F1 पीढ़ी में सभी संकर पौधे, तो F2 पीढ़ी में या तो सभी लंबे होने चाहिए थे, या बौने होने चाहिए थे, या संकर लंबे। लेकिन देखो यहाँ पर शुद्ध भी प्राप्त हो रहे हैं, शुद्ध लंबे, शुद्ध बौने, और अशुद्ध। तो शुद्ध और अशुद्ध युग्मक कैसे हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, या साथ आ जाते हैं। इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो यह था दोस्तों पृथक्करण का नियम, या युग्मकों की शुद्धता का नियम। आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से नियम आपकी समझ में आया होगा। नोट करना और ध्यान से इसको याद करना, और होमवर्क इसका
कंप्लीट करना। और इन दोनों नियम जो मैंने बताए इससे पहले, प्रभावता का नियम और आज की क्लास में बताया युग्मकों की पृथक्करण का, युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम, दोनों को याद करना और दोनों को सिद्ध करके देखना। लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप निकाल के देखना। प्रभावता के नियम में कोई लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सभी पौधे कैसे होते हैं, संकर लंबे प्राप्त होते हैं। आई बात दोस्तों? तो अगली क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स। ओके।